हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी जून 2007 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली और डी खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर होगा सी मैथिली। मैथिली बिहारी हिंदी की एक उपबोली है जो बिहार में बोली जाती है चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जिले में। अवधी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली में बोली जाती है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश में मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सरहानपुर, दिल्ली और गाजियाबाद तथा मुजफ्फरनगर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 और डी 14 सितंबर 1955। तो इसका सही आंसर होगा बी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी। इसी को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालव्य और डी वतश्य। तो इसका सही आंसर होगा सी तालव्य। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी इंसाअल्लाह खां और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अपभ्रंश कहा है। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? ऑप्शन है ए बौद्ध सिद्ध, बी जैन मुनि, सी संत कवि और डी रासक परंपरा के कवि। तो इसका सही आंसर होगा ए बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा अद्वैत ब्रज ने दिया है। अतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की है? ऑप्शन है ए मधुमालती, बी मृगावती, सी कन्हावत और डी अनुराग बांसुरी। तो इसका सही आंसर होगा सी कन्हावत। कन्हावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन का और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद का रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शन है ए रामकुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी गणपति चंद्रगुप्त और डी मिश्रबंधु। तो इसका सही आंसर होगा बी राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल या आदिकाल का नामकरण करता एवं नाम देखते हैं किसने क्या नाम दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी बोले हैं, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, आरंभिक काल या उन्मेष काल मिश्रबंधु, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, चारण काल ग्रियर्सन, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ, आधार काल मोहन अवस्थी, संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है? ऑप्शन है ए द्वैत, बी अद्वैत, सी शुद्धाद्वैत और डी विशिष्टाद्वैत। तो इसका सही आंसर होगा ए द्वैत। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, जिनका दर्शन है विशिष्टा द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, जिनका दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य हैं, जिनका दर्शन है द्वैतवाद। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो ऑप्शन है ए रामलला नहछू, बी जानकी मंगल, सी हनुमान बाहुक और डी रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इसका सही आंसर होगा डी रामाज्ञा प्रश्नावली। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 की रचना एवं उसका संबंध या रचना की विषय वस्तु को हम देखते हैं तो रामलला नहछू
जिसका विषय वस्तु है संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल में भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहुक में बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है और रामाज्ञा प्रश्न में यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि है? ऑप्शन है ए देव, बी बिहारी, सी मतीराम और डी पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा बी बिहारी। मुख्यतः बिहारी की ही गणना रीति सिद्ध कवियों में की जाती है। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह, सेनापति इत्यादि कवि आते हैं। रीतिमुक्त कवियों में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि कवि आते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमखंड और डी राधा कृष्णदास। तो इसका सही आंसर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे, जो मासिक पत्रिका थी प्रयाग से प्रकाशित। कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में और बाला बोधिनी 1874 में, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, मासिक पत्रिका काशी से प्रकाशित। आनंद कादम्बनी 1881 में और नागरी नीरद 1893 में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड का पत्रिका है, जो मासिक पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका है। सरस्वती 1900 में प्रकाशित, चिंतामणि घोष इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका काशी से प्रकाशित। राधा कृष्णदास सरस्वती पत्रिका के संपादन मंडल के सदस्य थे। सरस्वती प्रथम तक काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। अगला प्रश्न है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार है। ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा डी जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की रचना है। जूही की कली 1916 में प्रकाशित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, दिल्ली 1954 में प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर का और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसी तरह से रामनरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, सखे बता दो कैसे गाऊं, अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। सोहनलाल द्विवेदी का प्रसिद्ध पंक्ति है, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़ते चलो बढ़े चलो। अगला प्रश्न है इनमें कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ऑप्शन है ए नलीन बिलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार और सी केदारनाथ सिंह, डी नरेश। तो इसका सही आंसर होगा सी केदारनाथ सिंह नहीं है। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा है। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी है। इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख है, न से नलिन बिलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश। ये तीनों जो है बिहार के हैं, जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद से तथा तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है हरिजन गाथा किसकी रचना है? ऑप्शन है ए धूमिल, बी नागार्जुन, सी लीलाधर जगूड़ी और डी आलोक धनवा। तो इसका सही आंसर होगा बी नागार्जुन। हरिजन गाथा नागार्जुन का है, ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगूरी का। दुनिया रोज बनती है 1998 में प्रकाशित आलोक धनवा का और मोचीराम सुदामा पांडेय धूमिल का है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोपती की है? ऑप्शन है ए विजन, बी आवा, सी जिंदगी नामा और डी चितकोवरा। तो इसका सही आंसर होगा सी जिंदगी नामा। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में प्रकाशित कृष्णा सोपती का उपन्यास है। विजन 2002 ईस्वी में प्रकाशित मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। आवा 1999 ईस्वी में प्रकाशित चित्रा मुदगल का उपन्यास है और चितकोबरा 1979 ईस्वी में प्रकाशित मृदुला गर्ग का उपन्यास है। अगला प्रश्न है ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ऑप्शन है ए अजय शुक्ला, बी स्वदेश दीपक, सी सुशील कुमार सिंह और डी विभू कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ए अजय शुक्ला। ताजमहल का टेंडर 1999 में प्रकाशित अजय कुमार शुक्ला का नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 में
प्रकाशित स्वदेश दीपक का नाटक है। सिंहासन खाली है 1974 में प्रकाशित सुशील कुमार सिंह का नाटक है। कहे ईसा सुने मूसा 1984 में प्रकाशित विभू कुमार का नाटक है। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है ए भट्टनायक, बी विश्वनाथ, सी भट्टलोल्लट और डी शंकुक। तो इसका सही आंसर होगा डी शंकुक। अनुमितिवाद के आचार्य शंकुक है, जिनका न्याय दर्शन है। भुक्ति या भोगवाद के आचार्य भट्टनायक है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोल्लट का। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। रस्य सिद्धांत भरत मुनि का। साधारणीकरण भट्टनायक और ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है, अलंकारों की काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना? ऑप्शन है ए भामा, बी दंडी, सी मम्मट और डी क्षेमेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा बी दंडी। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार है। यह कथन दंडी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक भामह है, जबकि अलंकृति पुनः क्वापी कथन मम्मट का है और चित्त संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र है। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है ए मधुसूदन सरस्वती, बी जीव गोस्वामी, सी पल्लवाचार्य और डी रूप गोस्वामी। तो इसका सही आंसर होगा डी रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौर दोनों प्रकार का भक्ति रस माना है। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए कीर्तिलता 14वीं शताब्दी में प्रकाशित विद्यापति का ग्रंथ है। रामचरितमानस 1574 में प्रकाशित तुलसीदास का। रसराज 1663 ईस्वी मतीराम और प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का काव्य है। प्रिय प्रवास को खरीबोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा, इसने जो है सही अनुक्रम में दिया ही नहीं है। ग्रंथी 1920 में सुमिंद्रानंदन पंत का है। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद, नैपत्य 1946 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू जो है 1925 ईस्वी में 133 छंदों का व्रीहि प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी चंद्रकांता 1888 में प्रकाशित देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित। प्रेमचंद का उपन्यास है झूठा सच, पहला भाग 1958 और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित। यशपाल का उपन्यास है। राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ध्रुव स्वामिनी 1833 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का आधे अधूरे। ध्रुव स्वामिनी जो है 1833 नहीं होगा, 1933 होगा। 1933 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशित मोहन डाकेश का और राम की लड़ाई 1979 में लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी मतवाला 1923 में प्रकाशित। महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक है। कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका। हिंदुस्तान 1936 में प्रकाशित शशि शेखर इसके संपादक। पूर्वाग्रह 1974 ईस्वी में प्रकाशित अशोक वाजपेयी इसके संपादक। मासिक पत्रिका भोपाल से प्रकाशित। कथादेश 1997 ईस्वी में प्रकाशित। हरिनारायण इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी उसने कहा था 1915 में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शरणागत 1955 में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा। तीसरी कसम 1956 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेड्डू का कहानी और तिरिच 1989 में प्रकाशित उदय प्रकाश का कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए चिंतामणि 1939 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल का। अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध और चितवन की छां 1953 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र। रस आखेटक 1970 ईस्वी कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी संरचनावाद 1725 ईस्वी बी को इसके प्रवर्तक है। यथार्थवाद 19वीं शताब्दी
इसके प्रवर्तक हैं वालजॉक फ्रांस के, जॉर्ज इलियट ब्रिटेन और हॉवेल अमेरिका के। अस्तित्ववाद 1813 से 55 ईस्वी इसका समय है और इसके प्रवर्तक है किरकेगार्ड या पास्कल। मनोविश्लेषणवाद जिसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड, 1956 से 1939 ईस्वी इसका समय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का और मील के पत्थर रामकुमार वर्मा। रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी में प्रकाशित, देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्कान 1953 में प्रकाशित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है और अगली शताब्दी का शहर 1996 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। मील का पत्थर रामकुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न है इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदुई साहित्य का इतिहास यह अनुवादित है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। अगला प्रश्न है इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, ये जो है निराला का है। सांप तुम सभ्य हुए नहीं, ये जो है अज्ञेय। एक आदमी रोटी बेलता है, ये सुदामा पांडे धूमिल का। और स्वानों का मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, ये जो है दिनकर का है। अगला प्रश्न है इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अति सुधु सने को मार्ग है, ये जो है घनानंद का पंक्ति है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये भूषण का। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, ये जो है पद्माकर। आगे के कवि रिझ है तो कविताएं न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये जो है भिखारी दास का है। अगला प्रश्न है इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा विजयपाल रासो अपभ्रंश, चर्या गीत संध्या भाषा, कीर्तिलता मैथिली, खुसरो की पहेलियां हिंदवी। अगला प्रश्न है इन रचनाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नागरिक प्रचारणी सभा काशी, साहित्य अकादमी दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी में, साहित्य अकादमी 1954 में दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 कलकत्ता में, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 वर्धा में और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था 1915 में संस्थापित मद्रास में। अगला प्रश्न है इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कोमली गांधार शंकर शेष, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल और माधवी भीष्म शाहनी। कुमली गांधार 1982 में प्रकाशित शंकर शेष का नाटक है। मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कर्फ्यू 1972 में प्रकाशित लक्ष्मी नारायण लाल का। माधवी 1955 में प्रकाशित भीष्म साहनी का। द्रौपदी 1972 ईस्वी में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का। अगला प्रश्न है इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सुंदरी लहरों के राजहंस, कल्याणी चंद्रगुप्त, उर्वी पहला राजा और कड़क शकुंतला की अंगूठी। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित मोहन राकेश का नाटक है जिसके प्रमुख पात्र है सुंदरी, नंद, अलका, श्यामांग। चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का नाटक है जिसके प्रमुख पात्र है कल्याणी, चाणक्य, अलका और सुवासिनी।
पहला राजा 1969 ईस्वी में प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र हैं उर्वी, पृथु और शुक्राचार्य। शकुंतला की अंगूठी 1990 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र है कड़म। देहांतर 1987 ईस्वी में प्रकाशित नंद किशोर आचार्य का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र है शर्मिष्ठा, ययाति, देवयानी और पुरु। अगला प्रश्न है, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत का है, यमुना के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, पेसोलो की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद का, सोन मछली अज्ञे और प्रतिम गाथा जो है धर्मवीर भारती का कविता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा पहल ज्ञान रंजन, वसुधा कमला प्रसाद, तद्भव अखिलेश, कथाक्रम शैलेंद्र सागर। अगला प्रश्न 40 से 50 नंबर तक प्रश्न जो है गाधांश पर आधारित है, तो हम पहले गाधांश को देखते हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। गाधांश है, शील हृदय की वह अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आप से आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ या भक्ति द्वारा, इसका पता यूं लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका समाधान बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। इस पर आधारित प्रश्न है सदाचार किन से प्रवर्तित होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। अगला है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, आनंद से और हृदय से। अगला प्रश्न है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर। अगला प्रश्न है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो इसका सही आंसर होगा सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त है। अगला प्रश्न है, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो इसका सही आंसर होगा बी, शील दशा। अगला प्रश्न कथन पर आधारित है, स्थापना और तर्क। स्थापना है, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क है, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। तर्क है, क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिक समाप्त हो गई है और उनका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। उत्तर आधुनिक विमर्श के केंद्र में प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक और उपभोगवाद यानी बाजारवाद है। यह तकनीकी मनुष्य की शत्रु हो गई है और बाजारवाद ने मनुष्य को एक संसाधन बना दिया है। इससे मानव नैसर्गिकता का अंत हो रहा है और वह प्रकृति से अलग हो रहा है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भाव को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। तर्क है, क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं, तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना सही और तर्क गलत है। क्योंकि संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता का उद्गम मनुष्य हृदय से उत्पन्न हुए भाव से ही माना जाता है। कविता का संबंध कल्पना और यथार्थ दोनों से है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, काव्य की आत्मा रस है और गूढ़ रस के धर्म है। तर्क है, क्योंकि गूढ़ रस के उपाकारक है, तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। काव्य की आत्मा रस है, इस संदर्भ में विश्वनाथ भी कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस के धर्म निर्वहन करने वाले तत्व को गुण कहा जाता है। गुण को रस का उपाकारक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तर्क है, इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है, तो इसका सही आंसर होगा डी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। क्योंकि खंड काव्य में किसी भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का एक खंड प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके जीवन में घटित होने वाली किसी एक घटना को चित्रित किया जाता है, क्योंकि यह उनके चरित्र चित्रण से संबंधित होता है, इसलिए चरित काव्य का एक भेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। तर्क है, इसी कारण उसे परकिया नायिका की कोटि में गिना जाता है, तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है। क्योंकि
नवनायुक्त नायिका या 16 से 18 वर्ष की नायिका को मुग्धा नायिका कहा जाता है। ऐसी नायिका में लज्जा की अधिकता होता है, मात्र इसी कारण उस नायिका को परकिया नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, स्थापना है। रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। तर्क है क्योंकि कथांशों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है और कार्यावस्था से, तो इसका सही कुट होगा डी। स्थापना और तर्क दोनों सही है क्योंकि नाटक या रूपक के कथा विन्यास के 3 आधार होते हैं, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। कार्यावस्था कार्य की सिद्धि के लिए नायक संदर्भित घटनाएं कार्यावस्था है। अर्थ प्रकृति नाटक या रूपक में फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती है। संधि एक प्रयोजन की कथावस्तु को दूसरे प्रयोजन की कथावस्तु के अंश से संबंधित करने की कला संधि कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम अगले भाग में करेंगे।